हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहले क्वेश्चन में लिखा है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इंदु, और ऑप्शन नंबर सी में है माधुरी, ऑप्शन नंबर डी में है क्या, प्रभा। ठीक है, तो देखिए जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा संपादित पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रभाकर, ठीक है, यानी विष्णु प्रभाकर बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या, मोहन राकेश, और ऑप्शन नंबर सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी में है कुबेर नाथ राय। ठीक है, तो जो अशोक के फूल रचना है वो रचा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है क्या, छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर बी में है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है बाबू गुलाब राय, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या, रामविलास शर्मा। ठीक है, तो देखिए जो छायावादोत्तर काल के लेखक हैं वो हैं विद्यानिवास मिश्र। कौन है, विद्यानिवास मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोल रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है जीवनी, ऑप्शन नंबर बी में है क्या, संस्मरण, और ऑप्शन नंबर सी में है आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी में है कहानी। तो देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो रचना है वो आत्मकथा विधा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1900 से 1922 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी में है 1900 से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर सी में है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में होगा 1947 से अब तक। ठीक है, तो देखिए शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है वो है 1938 से 1947 ईस्वी तक। यदि आपसे पूछा जाएगा छायावादी युग का तो आप बताएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है छायावाद युग का समय सीमा बताइए। अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन को, ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1968 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ठीक है, 1800 दिया है, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1900 से 1922 ईस्वी तक। तो देखिए जो छायावादी युग है, छायावाद युग का समय सीमा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या बोल रहा है, बीसल देवरासो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में है नरपति नाग, ऑप्शन नंबर सी में है महादेव वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या, जगनिक। ठीक है, तो देखिए बीसल देवरासो जो रचना है वो रचा गया है नरपति नाल ही रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी में दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8वें में देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन छायावादी कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है अज्ञे, ऑप्शन नंबर डी में है क्या, जयशंकर प्रसाद। देखिए छायावादी युग में 4 कवि हैं जिसमें से जयशंकर प्रसाद हैं, महादेव वर्मा है, सुमित्रानंद पंत हैं, और रामधारी सिंह दिनकर भी हैं। तो इस ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी है छायावादी युग का कवि, और ऑप्शन नंबर सी भी बी भी है, ठीक, क्योंकि ये दोनों कवि जो है छायावादी युग के हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो दोनों होगा, होना एक चाहिए था लेकिन लिखते समय ध्यान नहीं दिया गया, लिख दिया गया है, तो बट आप लोग को दोनों मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, गबन किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में है प्रेमचंद्र, और ऑप्शन नंबर डी में है विष्णु प्रभाकर है। ठीक है,
तो देखिए गबन जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें को देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी में है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी में है रीति काल, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है आदिकाल। तो देखिए जो मतीराम हैं वो है रीति काल युग के कवि हैं। किस युग के कवि? रीति काल के, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव अब है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रति, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हास, ऑप्शन नंबर सी में है निर्वेद, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या शोक। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक, क्या होता है? शोक होता है, क्योंकि करुण का मतलब होता है रोना, और जब रोते कम है भाई तभी तो शोक मनाएंगे जब रोते होते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अलंकार से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अलंकार को हम लोग जो भी दिया गया पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। ठीक है, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मैं कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या अलंकार। तो देखिए अलंकार को पहचानने का कुछ ट्रिक होता है, कुछ उसका नियम होता है, आप वहाँ से पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पे दिखा दिया मानो, क्या दिखा दिया? मानो। और जब भी आपको दिखाई दे क्या मानो, ठीक है, जानो, या फिर दिखाई दे जनहू, ठीक है, या फिर दिखाई दे आपको मनहू, ठीक है, या फिर दिखाई दे आपको ज्यों, तो ये इतना शब्द यदि आपको किसी अलंकार में दिखाई देता है तो आप लोग बिना देखे मार दीजिएगा भाई उत्प्रेक्षा अलंकार को। कौन से अलंकार को? उत्प्रेक्षा अलंकार को। मानो, जानो, ज्यों, जनहु, मनहु, ऐसा शब्द आपको जब भी दिखाई देगा किसी भी अलंकार में यदि है वो, और आपसे अलंकार ही पूछ रहा है, तो आप वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका जो है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, सोरठा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ठीक है, चरण यहाँ पे पूछ रहा है सोरठा में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3 चरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5, और ऑप्शन नंबर सी में है 2, ऑप्शन नंबर डी में है क्या 4। तो आप सभी लोग जानते होंगे सोरठा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, जिसके पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, आई होप आप सभी को उपसर्ग तो पता होगा। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के पहले यानी प्रारंभ में लगते हैं। तो शब्द आपका वन है, यहाँ पे लगा है उप, तो यही उप जो है ये आपका क्या है? उपसर्ग है। तो अब चेक कर लेते हैं हम किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है अप, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अनु, और ऑप्शन नंबर सी में है वन, ऑप्शन नंबर डी में है क्या उप। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपके डी में जो है उप दिया गया है, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो उप ही उपसर्ग यहाँ पे लगा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, चौपाई में कौन सा समास है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर बी में है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी में है द्विगु समास, और ऑप्शन नंबर ये क्या बोलते हैं डी है तत्पुरुष समास। ठीक है, ये आपको दिया गया है इतना। तो देखिए जब भी कभी आपको लगे कि गिनती यहाँ पर गिनाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए चौपाई यानी 4 पदों का समूह। ठीक है, चौपाई, चौ मतलब कि 4। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको लगे कि गिनती गिनाया जा रहा है, यानी कि गिनती जैसा महसूस हो, उस शब्द में पढ़ने पर लगे कि हाँ यहाँ पर गिनती गिनाया जा रहा है, तो वहाँ पर आप लोग मारेंगे द्विगु समास को। ठीक है, द्विगु समास को मारेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है तुरंत
तुरंत का तत्सम रूप है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तड़ाग, ऑप्शन नंबर बी में है त्वरित, ऑप्शन नंबर सी में है चंद्र और ऑप्शन नंबर डी में है गर्त। ठीक है, तो देखिए तुरंत का जो तत्सम रूप होगा, आई होप आप सभी को पता होगा तत्सम रूप। तत्सम रूप उसे बोलते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। और जो संस्कृत से रूप बदल के आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उनको हम लोग बोलते हैं तद्भव। क्या बोलते हैं भाई? तद्भव बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए तुरंत शब्द का जो है तत्सम रूप हो जाएगा त्वरित, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? जंगल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में है अनादर, ऑप्शन नंबर बी में है कानन, ऑप्शन नंबर सी में है सरोवर, ऑप्शन नंबर डी में है केतु। ठीक है, तो देखिए जंगल का जो पर्यायवाची है इसे हम लोग बोलते हैं कानन बोलते हैं, विपिन बोलते हैं, वन बोलते हैं। ठीक है, तो जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कानन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? अत्याचार में कौन सी संधि है? ठीक है, अत्याचार में पूछ रहा है कौन सी संधि है। तो मैं आपको बताया था, जब भी शब्द आपको अधूरा दिखे कहीं भी, जैसे प्रत्येक हो गया, अत्याचार हो गया, ठीक है, तो ऐसे शब्दों में कौन सी संधि होती है भाई? तो ऐसे शब्दों में होता है यण संधि होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यण संधि का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर भाई, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में ही पूछ लिया गया है यण का सूत्र। यण संधि का सूत्र यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आदुड़, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या? अकह, यहाँ पे अकह होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? अकह, अकह सवर्ण दीर्घ। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया वृद्धि रेची, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इको यड़ची। तो इसका यड़ संधि का जो सूत्र है वो कुछ इसके नाम से ही है, जैसे इको यड़ाची, यड़ मतलब यड़ संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 200 नहीं है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है क्या? फलात शब्द का वचन एवं विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर बी में है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर सी में है पंचमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर डी में है क्या? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो देखिए फलात जो है वो है पंचमी विभक्ति एक वचन, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो मैंने 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए। अब मैं आपको कुछ बताऊँगा गद्यांश के बारे में, कौन सा पढ़ना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा गद्यांश। तो ये गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। गद्यांश का नाम है क्या? विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ठीक है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। ठीक है, जब हम कुमार्ग पर यानी खराब यानी गलत रास्ते पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, यानी हमारा मित्र जो है ऐसा होना चाहिए, जब हम गलत काम पर जो है मार्ग पे चलें तो वो हमें बताए कि हाँ भाई ये गलत आप मार्ग पे चल रहे हो। ठीक है, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेगा, यानी जब हम उत्साहित नहीं होंगे, मतलब कि डिसपॉइंटेड जिसे बोलते हैं, निराश हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा? हमारा जो हमें जो है उत्साह भरेगा। ठीक है, सारांश यह है कि वे हमें उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह, ठीक है, करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। ठीक है, अच्छे से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करनी चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर गद्यांश में कुछ पढ़ने पर आपको महसूस हुआ होगा, काफ़ी अच्छा गद्यांश है। यहाँ पर बोल रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि मित्र आपके पास वैसा होना चाहिए जैसे कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। यानी विश्वास पात्र जो मित्र होता है वो जीवन की एक औषध है, एक दवा है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि आप मित्र ऐसा बनाओ जो यदि आप गलत मार्ग पे चल रहे हों तो वो आपको सचेत करे कि भाई ये गलत मार्ग है, उस पर नहीं चलना चाहिए, आप दूसरे मार्ग पे चलिए। ठीक है, तो वो हमें क्या करे, वो बताए कि ये गलत मार्ग है भाई। ठीक है, तो मित्र हमारा वैसा होना चाहिए। तो ये आपका गद्यांश हो गया। उनमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। पहले अ में दिया गया है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखा का नाम। एक आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा ब वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी कि जो रेखांकित यहाँ पर रेखांकित किए गए हैं तो इन्हीं की क्या करना है, हमको व्याख्या करना है। ठीक है, तीसरे में क्या पूछ रहा है, स वाले में, इनमें आपसे क्वेश्चन इस गद्यांश से ही रिलेटेड पूछेगा। जैसे व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा भाई, व्यक्ति को जो है अपने मित्र से उम्मीद कैसी रखनी चाहिए, अभी हमने इसको पढ़ा है। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। दोष त्रुटियों में आशा रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमें दृढ़ करेंगे कि दोष त्रुटियों से हमें ये है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे दोष और। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप मतलब कि आप यहाँ से ढूंढ के लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में इसमें देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, या फिर ये पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, उसके बाद दिया गया क्वेश्चन, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। एक सच्चा मित्र उससे कह सकते हैं भाई जो आपके गलत कामों को रोके, यानी कि आपको जो है एकदम अच्छे मार्ग पे ले आए। आप जब गलत मार्गों पे चले तो उस पर आपको वो सचेत करे कि हाँ भाई ये गलत मार्ग है, आप उस पर नहीं चलिए, आप इस मार्ग पे चलिए। और सुख और दुख में जो है हमारा साथ बने, यानी कि साथी हो, वो हमारा होता है अच्छा मित्र होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़ा सा आंसर के बारे में, यानी कि इसको आपको लिख, ये तो गद्यांश है, ये आपके पेपर में आएगा, लेकिन इतना आएगा तो आप लिखोगे क्या भाई। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको हेडिंग करना होगा, यानी उत्तर में लिखना होगा अ में क्या दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम यह पूछा है। तो आपको लिखना होगा प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर रेखांकित में दो यहाँ पर गद्यांश हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2 अंशों की व्याख्या हमें करना, एक यहाँ से यहाँ तक है, देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है सारांश, यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक निर्वाह जीवन, ये वाला है। ठीक है, तो आपको हेडिंग, आपको हालांकि एक ही पूछेगा, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है, वो एक ही पूछेगा आपसे। ठीक है, या फिर ऊपर का या फिर नीचे का, कुछ भी पूछ सकता है। तो फिलहाल मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो लिखना होगा आपको प्रथम रेखांकीय अंशों की व्याख्या, आपको वहाँ एग्जाम में लिखना होगा रेखांकीय अंश की व्याख्या, क्योंकि एक तो पूछेगा तो ऐसा लिखना होगा। तो देखिए अब इसमें लिखना क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध यानी कि अच्छी दवा आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। ठीक है, हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए। ठीक, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमें सत्य और मर्यादा, ठीक है, क्या करेगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। ऐसा वो होता है सच्चा मित्र। ठीक है, यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर समार्ग यानी अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विश्वसनीय मित्र हमें गरिमा से
जीवन यापन यानी जीवन को बिताने के लिए, ठीक है, जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सकें। ठीक है, ये रहा कुछ इसका व्याख्या। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपका दूसरा वाला है, जो दूसरा गद्यांश है, इसी में दो भुजा है ना, तो ये यहाँ पे है। अब ये इसका वाला हम लोग यहाँ पे व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फिलहाल आपको वहाँ एग्जाम में जो है एक ही आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि द्वितीय रेखांकीय अंशों की व्याख्या। तो इसमें आपको क्या लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर, नाड़ी यानी कि ये वाला यहाँ पे बोलता है ना, डॉक्टर जब जाते हैं तो ये पकड़ लेता है वो, ठीक है, नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर, ठीक है, सहन कर मधुर व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर, कुमार्ग मतलब गलत रास्तों से हटाकर स्नेह यानी कि प्रेम के साथ सन्मार्ग पर लाता है। ठीक है, अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ रेखांकीय अंशों की व्याख्या। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो सवाही वाला पूछता है, यहाँ पर देख, अभी मैंने आपको दिखाया स में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो अब हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, स में आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि क्वेश्चन जो स वाले में क्वेश्चन पूछेगा, उसको आपको कैसे लिखना है। तो लिखना है आपको, व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति को जो जिसके अच्छे मित्र होने चाहिए, तभी वो आप जो है आप भी तरक्की करोगे और आपका मित्र भी तरक्की कर पाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्ति करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और, ठीक है, और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे। ठीक है, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। ये आपका पहले वाले क्वेश्चन हो गया, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये है दूसरा वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं कि जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हम में सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा, बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। वही होता है भाई आपका सच्चा मित्र। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की यहाँ पर कोशिश किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गद्यांश की ओर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट गद्यांश। ये गद्यांश मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ। तो देखिए, है क्या, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी संगति होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान, बाहु माने भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ गद्यांश में। देखिए, इसके बाद 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसा कि पहले वाले गद्यांश में था, प्रस्तुत अवतरण के पाठ लेखक का नाम लिखिए, रेखांकन अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, युवा, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, आप संदर्भ देखिए सबका सेम होता है, आप वो संदर्भ को वही लिखेंगे जो पहले वाले, केवल इसमें बदलना होता है, नाम बदल देना होगा। जो पहले वाला मैंने गद्यांश होता है उसको भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, सेम टू सेम है। तो आप वो संदर्भ जो है लिख कर उसको वीडियो में जो मैंने बताया भी, उसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कितने नंबर, 2 नंबर। तो मैं डायरेक्ट इसकी व्याख्या आपको बताता हूँ। तो देखिए, प्रथम रेखांकन अंशों की व्याख्या हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 गद्यांश के रूप में यहाँ पर 2 पूछा है। आपके एग्जाम में केवल एक ही आता है, यहाँ से यहाँ तक है ना। ठीक है, उस पर दिख रहा है, तो 2 है। पहले वाले को हम लोग देखते हैं। तो लिखा है, प्रथम रेखांकन अंशों की व्याख्या। आपको लिखना क्या, रेखांकन अंशों की व्याख्या एग्जाम लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या,
शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। यानी शुक्ल जी का कहना है यदि आपके मित्र जो है बुरे हैं तो आपका मतलब बुरे जो मित्र होते हैं घातक बुखार के समान हानिकारक होते हैं भाई। ठीक है, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से, यानी जैसे कि आप समझ सकते हैं कोई व्यक्ति है उसको भयानक बुखार है, ठीक है, ग्रसित से हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। जब कभी को किसी ज़्यादा बुखार हो जाता है यानी तो उसके कभी कभी क्या होता है, प्राण भी निकल जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जब मित्र बनाएगा तो सोच समझ के बनाएगा भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं इसका जो द्वितीय रेखांकीय अंशों की व्याख्या उसको हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। तो द्वितीय रेखांकीय अंशों की व्याख्या में आपको लिखना है क्या, मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगत किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता वरना प्रायः उसे गिरा देता है। ठीक है, इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत, ठीक है, इसके बाद है थोड़ा सा और है, इसके बाद थोड़ा समझिएगा। उसके बाद है इसके विपरीत अच्छी संगत। इसके विपरीत माने कि बुरे के विपरीत क्या होता है, अच्छी होती है। इसके विपरीत अच्छी संगत हमारे जीवन के लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह होती है जो हमें गिरने नहीं देती अपितु उन्नति के साथ उन्नति के पथ पर बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गद्यांश मतलब व्याख्या हो गया दोनों का। ठीक है, उसके बाद ये सवाल में कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया गया क्या, युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन ढकेलती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह के समान होती है जो कि जीवन रक्षक और उसे उन्नत की ओर ले जाती है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है क्या, कुसंगत का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। तो ये रहा आपका कुछ गद्यांश मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ पद्यांश में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए पद्यांश की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए ये पद्यांश है। पद्यांश में आपको कौन सा पद्यांश कंप्लीट करना है लिखा है क्या, चरण कमल बंदो हरिराज। ये वाला पद्यांश काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमको पढ़ना है। ठीक है, एकदम ईमानदारी के साथ। तो लिखा है क्या, चरण कमल बंदो हरिराज जाकी कृपा पंग गिरी लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाए बरियो सुनो गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। ठीक है, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिह पाई। तो ये आपका कुछ है पद्यांश। ठीक है, आपका संदर्भ इसको किस तरीके से लिखना है, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत आप नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, अवतरित आप वहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अवतरित या फिर उद्धृत है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब इस पर आ जाते हैं व्याख्या की ओर। ठीक है, व्याख्या में आपको क्या लिखना होगा, भक्ति शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो, ठीक है, इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति की पर्वतों को लांघ लेता है। ठीक है, यानी पार कर लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज्य
छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला आप गद्यांश काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।